हेलो स्टूडेंट, मैं रोहित शर्मा आप सभी का विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। हम यहाँ से अपना सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे उत्सर्जन तंत्र, और मैंने आपको कल बोला था कि उत्सर्जन तंत्र को एक बार रीडिंग लगा के आनी है, और जो डायग्राम है उस डायग्राम का आपको अच्छी तरीके से अभ्यास करके आना है। मैंने आपको कल मानव उत्सर्जन तंत्र में जो फर्स्ट टॉपिक बताया था वो बताया था वक्र। ठीक है, वक्र देखिए, वक्र की संरचना किस तरीके की होती है। एक बात करें, एक मानव में दो वक्र पाए जाते हैं। एक मानव में दो वक्र पाए जाते हैं जो उदर गुहा के बाहर जो उदर गुहा के नीचे और कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। इनका रंग जो होता है हल्का गुलाबी कलर का होता है। एक जो वक्र होता है दो भागों में बटा होता है। बाहरी भाग को तो अपन इससे को वल्कुट जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं, और अंदर वाले भाग जिसको अपन मध्यांश कहते हैं। इस वाले भाग को अपन ने वल्कुट का नाम दे दिया गया, और इस वाले भाग को जो बीच वाला जो भाग है इसको अपन ने मध्यांश नाम दे दिया गया। वक्र के मध्य में एक खांच उपस्थित होती है। इस खांच को हाइलम कहा जाता है। इस गड्ढे को अपन क्या कहते हैं? हाइलम कहा जाता है। और इस वाले भाग में रक्तवाहिनिकाएं, तंत्रिका तंत्र आदि प्रवेश करते हैं, और इसी भाग से महाशिरा वापस निकलता है। क्या होता है आपको मैं बता देता हूं। वक्र का जो प्रमुख कार्य होता है वो रुधिर को छानने का होता है। क्या होता है? रुधिर को छानने का होता है। वो कैसे होगा वो अपन अभी आगे बात करेंगे। तो देखिए, ये तो अपन ने किसकी बात कर ली? वक्र की। इतना ही दे रखा आपके। वक्र दो भागों में बटा होता है। वल्कुट, बाहरी वाले भाग को वल्कुट, मध्य वाले भाग को मध्यांश कहा जाता है, और इसमें एक खांच होती है। इस खांच से गड्ढा होता है जिसे अपन हाइलम कहते हैं। इसमें रुधिर वाहिनिकाएं और तंत्रिका कोशिकाएं प्रवेश करती है, और महाशिरा इसके अंदर से निकलता है। ठीक है, महाशिरा और मूत्र वाहिनियां दोनों इसके अंदर से निकलती है। अब एक मैं बात करता हूं, एक वक्र की संरचनात्मक एवं जो कार्यात्मक इकाई होती है उस इकाई को अपन वक्राणु या नेफ्रॉन का नाम देते हैं। वक्राणु, या जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? अपन नेफ्रॉन का नाम देते हैं। जैसे अपन ने यकृत की बात की थी अपने शरीर में, तो यकृत की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को अपन ने यकृत पालिका कहा था। अपने शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को अपन ने कोशिका कहा था। ठीक है, और यहाँ जो अपन बात कर रहे हैं वक्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को अपन ने वक्राणु या नेफ्रॉन कहते हैं। अब देखिए, ये वक्राणु, ये नेफ्रॉन की संरचना किस तरीके की होती है, अब यहाँ अपन बात करते हैं। ये एक वक्र की संरचना होती है। ठीक है, इस वक्र की संरचना नेफ्रॉन की संरचना होती है। इस नेफ्रॉन के अंदर जो होती है ये रुधिर वाहिनिकाएं आती है। ठीक है, अब देखिए यहां से मैं बात करता हूं, इस आने
को अभिवाही के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इस जाने वाले को अपवाही के नाम से जाना जाता है। ये जो प्यारीनुमा संरचना दिख रही है इसको अपन बोमन कैप्सूल या बोमन समृद्ध के नाम से जाना जाता है, बोमन समृद्ध के नाम से जाना जाता है। इस वाले भाग को अपन पीसीटी कहते हैं, समीपस्थ स्वरित नलिका कहते हैं। समीपस्थ पुंडरित नलिका या समीपस्थ स्वरित नलिका एक ही बात है, ठीक है। इसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं, हेनले का लूप। और इसको अपन डीसीटी कहते हैं, दूरस्थ नलिका, ठीक है, दूरस्थ कुंडलित नलिका। इसको कलेक्टिंग डक्ट या संग्राहक नलिका के नाम से जाना जाता है। इसको अपन संग्राहक नलिका के नाम से जाना जाता है। तो देखिए क्या कार्य होता है। आप सभी को पता है कि एक मनुष्य की यदि किडनी खराब हो जाती है तो उसे बार बार में डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, मतलब रुधिर को छनाने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ जो अपन बात कर रहे हैं वक्र को अपन किडनी के नाम से जानते हैं, गुर्दे या किडनी के नाम से जानते हैं। तो आपके शरीर में या मेरे शरीर में किडनी का प्रमुख कार्य होता है मूत्र निर्माण करना और रुधिर को छानने का, ठीक है। मूत्र का निर्माण करना और रुधिर को छानने का प्रमुख कार्य होता है। तो रुधिर किस तरीके से छनता है और किस तरीके से मूत्र का निर्माण होता है उस प्रोसेस के बारे में अपन यहाँ देखेंगे। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो अभी किडनी की संरचना बताई थी, वक्र की संरचना बताई थी, उसमें रुधिर वाहिनिकाएं और तंत्रिका कोशिकाएं प्रवेश कर रही थी, ठीक है। तो आज अपन यहाँ देखेंगे कि रुधिर वाहिनिकाएं किस तरीके से उसके शरीर के अंदर प्रवेश करके क्या काम कर रही है। तो जैसे ही वो क्या कर गई, वक्र के अंदर प्रवेश कर गई, तो प्रवेश के अंदर उस वक्र के अंदर एक वक्र में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। एक वक्र की बात करते हैं तो एक वक्र में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं और एक नेफ्रॉन की संरचना ये दी गई है। अब बात कर रहे हैं जो रुधिर वाहिनी का जो आ रही थी, अब इसमें सब कुछ मिला हुआ है। जो ये रुधिर वाहिनी का आ रही थी इसमें क्या है, सब कुछ मिला हुआ है। रुधिर है, यूरिया है जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ है, जल है, कुछ औषधियां है, ग्लूकोज है, मतलब सब कुछ मिला हुआ। फिर क्या होगा, अब देखिए ये पाइप बड़ा था और यहाँ छोटी छोटी केशिकाएं होती है। मैंने आपको बताया होगा कि रुधिर वाहिनिकाएं जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, लेकिन इनके अलावा भी एक प्रकार की वाहिनिकाएं पाई जाती है जिन्हें केशिकाएं कहते हैं। बहुत बारीक संरचनाएं होती है अपने बाल के समान, जिन्हें अपन रुधिर केशिकाएं कहते हैं। वो फेफड़ों में, आंखों में, मतलब अपनी जो महत्वपूर्ण जो ऑर्गन्स है वहां पाए जाते हैं, जैसे ब्रेन में वहां पाई जाती है वो। तो यहाँ बात कर रहे हैं अभी वायु की, तो ये रक्त को लेकर आ रही है और ये छोटी छोटी केशिकाओं में बढ़ गई। अब यहाँ से क्या होगा, रक्त तेजी से बहता है और रक्त यहाँ छोटे छोटे छिद्र होते हैं हल्के हल्के से, ठीक है, जिनके द्वारा क्या हो जाता है कुछ पदार्थ छन जाते हैं। कौन कौन से छनेंगे, पहली बात यूरिया, ठीक है। यूरिया को तो क्या करना था, बाहर निकालना ही था, क्योंकि ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ था। उत्सर्जन का मतलब ही क्या होता है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, ठीक है। तो यूरिया जो था, इस यूरिया के ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है, इस यूरिया को बाहर निकाला जाएगा। तो पहले तो इसमें छन जाता है यूरिया, छन जाता है, जल छनेगा, ठीक है। साथ ही साथ ग्लूकोज भी छनेगा और मेडिसिन भी, कुछ औषधियां भी, ठीक है, औषधियां भी छन गई और साथ ही साथ विटामिन सी भी छन गया, ठीक है। अब देखिए, अब इतने सारे पदार्थ छन गए, और भी पदार्थ छन जाते हैं जैसे एमिनो एसिड्स वगैरह, वो अपने काम में के नहीं है, वो अपन वो में नहीं दे रहे तो उसको नहीं पढ़ेंगे अपन। जैसे यूरिया चल गया, H2O, ग्लूकोज, मेडिसिन
और विटामिन सी। अब क्या होगा, जैसे ये पदार्थ यहाँ छनकर इकट्ठा हो गए बोमन समट्यूब में। अब ये सारे, पानी भी है, पानी सबसे ज्यादा मात्रा में रहेगा। अब ये पदार्थ क्या होते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। इन नलिकाओं में क्या होंगे, आगे बढ़ते हुए जाएंगे। जो पदार्थ अपने लिए यूजफुल होता है, जैसे मैं बात करता हूं ग्लूकोज। ग्लूकोज तो अपने लिए क्या है, यूजफुल ही है। विटामिन सी, जो जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उनसे विटामिन सी मिलता है अपन को, तो विटामिन सी भी अपने लिए बहुत जरूरी है, जो नेफ्रॉन में अवशोषित होता है। ठीक है, और कुछ दवाइयां जो अपने लिए आवश्यक है, उन दवाइयों की बात करते हैं। तो जो पदार्थ अपने लिए आवश्यक है वो इन दीवारों से अवशोषित हो जाते हैं। दीवारें क्या कर देती है, उन पदार्थों का अवशोषण करती है, और जो अपने लिए आवश्यक नहीं होते हैं वो अलग ये आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे मैं बात करूं, यहाँ यूरिया अपने लिए आवश्यक नहीं होता, यूरिया अपने लिए यहाँ वेस्ट मटेरियल की तरह कार्य करेगा। अगर मान लिया जाए जल जो है, जल का 99% जो भाग होता है वो भी अवशोषित हो जाता है। ठीक है, ग्लूकोज अपने लिए आवश्यक है तो वो भी अवशोषित हो जाएगा। मेडिसिन मतलब लगभग 99% भाग जो पदार्थ होते हैं वो अपने अवशोषित हो जाते हैं। बाकी के जो बचे हुए पदार्थ से यूरिया और कुछ मात्रा में जल, वो मिलकर मूत्र का निर्माण करते हैं। जैसे आगे बढ़ते गए, ठीक है, अब यहां तक जो अवशोषण होना होता है वो अवशोषण हो जाता है, और उसके बाद में जो भी पदार्थ बनते हैं वो सारे पदार्थ जो होते हैं वो मूत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, मूत्र का निर्माण करते हैं, और जो मूत्र बना है ये इस संग्राहक नलिका में आकर एकत्रित हो जाएगा। जो भी मूत्र बनेगा वो इस संग्राहक नलिका में आकर एकत्रित हो जाएगा। तो अपन ने पढ़ ली ये मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। जब ये संग्राहक नलिका में एकत्रित हो जाएगा तो यहाँ से मूत्र वाहिनियां जुड़ी हुई होती है, जो मूत्र को मूत्राशय तक ले जाने का कार्य करेगी। अब मैंने ये आपको सारा यही टाइम बता दिया है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या पॉइंट होंगे इसमें, तब जाके ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। क्योंकि समझाने में से प्रॉब्लम आती, 20-20 मिनट टॉपिक बताता तो आपको, इसलिए एक साथ ही समझा दिया। यदि फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आए तो कमेंट कर सकता है, मैं बता सकता हूँ। देखिए अभी क्या है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, इस वजह से जो भी कोई भी मैसेज कर रहा है, मैसेज का आंसर नहीं मिल पा रहा होगा, या जो भी कुछ भी पूछ रहा है उसका आंसर नहीं मिल पा रहा होगा, तो उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ। क्योंकि अभी थोड़ा दिक्कत है, जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा आप सभी की प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगा मैं पक्का। ठीक है, आप देखिए यहाँ से मूत्र निर्माण की जो क्रियाविधि है वो मूत्र निर्माण की क्रियाविधि 3 चरणों में कंप्लीट होती है। 3 चरण कौन कौन से होते हैं, एक तो परानिस्यंदन, ठीक है, दूसरा होता है स्रावण, और तीसरा होता है पुनः अवशोषण। देखिए 3 प्रकार, यदि आपसे पूछ लिया जाए मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को समझाइए, तो मूत्र निर्माण की जो क्रियाविधि होती है वो 3 चरणों में संपन्न होती है, परानिस्यंदन, स्रावण और पुनः अवशोषण। देखिए परानिस्यंदन का मतलब होता है छानना, तो अपन ने यहाँ बात करी थी कि इसके द्वारा क्या करते हैं, पदार्थ छानते हैं। ठीक है, इस बोमन कैप्सूल में क्या होते हैं, पदार्थ छानकर बाहर निकलते हैं, यहाँ अंदर बोमन संपीड़ित करते हैं। स्रावण, जब ये पदार्थ आगे बढ़ते हैं तो इन दीवारों के द्वारा इन पदार्थों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ पदार्थों का स्रावण किया जाता है। और पुनः अवशोषण का आपको पता ही है कि जो पदार्थ
उपयोगी है वो अपने लिए क्या कर लिए जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं। अभी नेफ्रॉन की संरचना हो गई। अपन आगे एक जो टॉपिक है वो नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप याद करते रहिए और जो भी प्रॉब्लम है पूछना है एक बार जरूर। अब जैसे ही टाइम मिलेगा आंसर जरूर दूंगा। धन्यवाद।